नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। अपन पिछले वीडियो के अंदर फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे थे और अपन ने फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला पॉइंट है कि क्रांति होने के कारण क्या थे ये देखे थे। कल अपन पहला पॉइंट देख रहे थे 18वीं शताब्दी में या 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। और कल मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था, काफ़ी सारे उसके आंसर भी आए हैं। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये अपना टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक में अपन ने पिछले वीडियो में 18वीं सदी क्या होती है, उत्तरार्ध क्या होता है, इसके बारे में बातचीत की थी। एक क्वेश्चन बताया था, मैंने पूछा था आपसे कि जो आपके फ्रांसीसी क्रांति हो रखी है, फ्रांसीसी जो क्रांति है वो 18वीं सदी के कौन से चतुर्थांश में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और अपन ने चतुर्थांश में जब बांटा था तो 1789 जो आपके आ रहे थे 1776 से लेकर 1800 तक, यहां बीच में आ रहे थे। तो अपन ये कह सकते हैं अपने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है वो 18वीं सदी के कौन से चतुर्थांश के अंदर हुई है? 18वीं सदी के चतुर्थांश के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई है। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के चतुर्थांश में हुई है। आज अपन इससे आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं अपना उस समय का फ्रांसीसी समाज कैसा था। लगभग 1774 ईस्वी के अंदर 1774 ईस्वी के अंदर बूर्बो वंश का नया शासक बनता है लुई 16वें। 1774 ईस्वी में बूर्बो वंश का एक नया शासक बनता है लुई 16वें। जब लुई 16वें शासक बनता है तो इस समय इसका राजकोष खाली रहता है। इस समय इसका राजकोष रिक्त रहता है। रिक्त रहने का प्रमुख कारण क्या था? देखो, सबसे पहले एक अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम हुआ था जो 1774 तक चला था। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। फ्रांस के शासक क्या करते हैं? अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका की सहायता करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस का जो राजकोष होता है वह खाली हो जाता है। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद करवाने में सहायता की। इन 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड से, ये इन 13 उपनिवेश पर किसका शासन था? इंग्लैंड का शासन था। तो इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया। जब ये फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया तो फ्रांस के ऊपर 13 अरब लिवरे उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की करेंसी का नाम उस समय क्या था? लिवरे। 13 अरब लिवरे का कर्ज आ गया था। 13 अरब लिवरे का क्या आ गया था? कर्ज आ गया था। प्लस 10% की दर से
इसे ब्याज भी चुकाना था। 13 अरब लिवरे का कर्ज था और 10% की दर से इसे क्या करना था, ब्याज भी चुकाना था। इसके अलावा अगर मैं इसके पूर्व की बात करता हूं तो 2 अरब लिवरे पूर्व में 2 अरब लिवरे का कर्ज और ले रखा था, तो लगभग 15 अरब लिवरे का कर्ज ये हो गया। दूसरा कारण हो गया था जो वर्साय का महल है, वर्साय के महल की शानो शौकत हेतु। वर्साय का महल बहुत भव्य महल था जहां पर लुई 16वें निवास स्थान था। तो लुई 16वें का निवास स्थान वर्साय का महल, वहां पर उसके शानो शौकत में जो खर्च आता था वो भी बहुत अधिक था। अपन इसको कह सकते हैं ये फिजूल खर्च, ये भी वहां पर बहुत अधिक था। इसके अलावा सेना के रखरखाव में, सेना के रखरखाव में, इसके कारण सेना के रखरखाव में भी इनको मुद्रा की जरूरत थी। तो इसके कारण भी क्या हो गया, इनका राजकोष रिक्त हो गया। तो एक बार वापस देखिए राजकोष रिक्त होने के प्रमुख कारण क्या क्या थे। एक तो अपने अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, इस अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम में फ्रांस ने किसकी सहायता की है, अमेरिका की सहायता की है। किसके विरुद्ध सहायता की है, इंग्लैंड के विरुद्ध, इन 13 उपनिवेशों को आजाद करवाने के अंदर। तो इसके समय 13 अरब लिवरे का इस पर कर्ज आ गया है। 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही है। इसके अलावा वर्साय के महल की शानो शौकत के लिए, सेना के रखरखाव के लिए। चौथा पॉइंट आपने आ जाएगा सरकारी कार्यों व नियमित खर्चों के लिए। इसके कारण भी क्या हो गया, इसका राजकोष रिक्त बना। तो अब अपन ये कह सकते हैं जब लुई 16वें 20 वर्ष की आयु के अंदर राजा बनता है तो उसके पास में राजकोष मिलता है, वो उसको रिक्त मिलता है। अब रिक्त राजकोष के बिना ये शासन, रिक्त राजकोष से ये शासन नहीं कर सकता। तो रिक्त राजकोष को भरा किसे जाए, रिक्त राजकोष को भरने के लिए यानी अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, या अपना जो राजकोष है वापस कैसे भरा जाए। तो यहां पर लुई 16वें को एक ही दिखा कि एक ही उपाय है, अपन क्या करो, करों में वृद्धि, क्या कर दो, करों में वृद्धि कर दो। तो इन सब का एक ही उपाय था राजा के पास, करों में क्या कर दो, करों में वृद्धि कर दो। लेकिन अब किसकी करों में वृद्धि की जाए, किस से कर लिया जाए। तो उस समय का अपने जो फ्रांसीसी समाज है 3 भागों में बंटा हुआ था। इन भागों को कहते थे एस्टेट, इन भागों को क्या कहते थे, एस्टेट कहते थे। तो अपन ये कह सकते हैं तात्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेटों के अंदर बंटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट के अंदर पादरी वर्ग के लोग आते थे, दूसरे एस्टेट के अंदर कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तीसरे एस्टेट के अंदर जन सामान्य लोग आते थे। तो एक बार अपन एस्टेटों की सारणी बना लेते हैं। उस काल में फ्रांसीसी समाज जिस प्रकार बंटा हुआ था उसकी एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी समाज, इस फ्रांसीसी समाज को ही अपन एस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेट। कितने भागों में बंटा हुआ था, 3 भागों में बंटा हुआ था। ये था प्रथम एस्टेट, यहां रहेगा आपके द्वितीय एस्टेट और यहां पर रहेगा आपके तृतीय एस्टेट। ये 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट में केवल
पादरी वर्ग आता था। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। अगर मैं आपको पादरी वर्ग की चर्चा करूं तो कुल जनसंख्या का 1% भाग, कुल जनसंख्या का 1% भाग किसका था? पादरी वर्ग का था। कुल जनसंख्या का लगभग 4% भाग, कुल जनसंख्या का लगभग 4% भाग कुलीन वर्ग का था और बाकी के 95% भाग किसके अंदर आते थे? तृतीय स्टेट के अंदर। तृतीय स्टेट को भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ था। पहला भाग जिसके अंदर व्यवसायी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और वकील शामिल थे। कौन कौन शामिल थे एक बार वापस देखो। तृतीय स्टेट 3 भागों में विभाजित था। तृतीय स्टेट के पहले भाग में व्यवसायी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और वकील शामिल थे। दूसरे भाग में बड़े किसान और कारीगर थे और तीसरे भाग में भूमिहीन किसान, मजदूर और नौकर, ये शामिल। तो पहले तृतीय स्टेट के पहले भाग में व्यवसायी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और वकील शामिल है। दूसरे भाग में बड़े किसान और कारीगर शामिल है और तीसरे भाग में भूमिहीन किसान और मजदूर। अगर मैं तीसरे स्टेट की संख्या की बात करूं तो कुल जनसंख्या का 95% भाग किसका था? तृतीय स्टेट का था। और इस तृतीय स्टेट में भी सबसे ज्यादा भाग किसका था? किसानों का था। उनकी संख्या थी इस 95% का भी 85% भाग केवल किसका था? किसान का था। अब देखिए कर किस पर लगाया जाए, अपन ने उस समय पहले बात की थी। देखिए आपके स्क्रीन के सामने स्टेट की एक पिक्चर आ रखी होगी, उसके अंदर एक बार वापस आप देखिए और अपने प्रथम स्टेट के अंदर पादरी वर्ग है, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग है, तृतीय स्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील है। तृतीय स्टेट के दूसरे भाग में बड़े किसान और कारीगर है। तृतीय स्टेट के तीसरे भाग में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर है और नौकर का भाग है। तो ये अपने थे जो उस कालीन समाज, जो अपने 18वीं सदी का फ्रांस समाज है, उसके समाजों का वर्गीकरण है। अब अपन देखते हैं कर किस पर लगाया गया। अब आपने भी जो पिक्चर देखी थी वो इसी फ्रांस समाज स्टेट की थी और अब अपन देखते हैं कर किस पर लगाया गया। कर केवल लगाया गया तृतीय स्टेट पर। कर किस पर लगाया गया, या अपन ये कह सकते हैं करों में वृद्धि किस स्टेट पर की गई? तृतीय स्टेट पर की गई। इन दोनों समाज को, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन विशेषाधिकार में ये कुलीन वर्ग था। ये कुलीन वर्ग राजा से संबंधित व्यक्तियों का वर्ग था और पादरी वर्ग धर्म से संबंधित व्यक्तियों का वर्ग था। तो इन दोनों को तो जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो इन पर तो टैक्स कर लगाया नहीं जा सकता। तो बचे तृतीय स्टेट। तो ये जो करों में वृद्धि की गई, ये किस पर की गई? तृतीय स्टेट के लोगों में करों में वृद्धि की गई। तृतीय स्टेट के लोगों पर करों का बोझ डाल दिया गया। अब देखिए, जब तृतीय स्टेट के लोगों पर करों का बोझ डाल दिया गया तो इन करों में अपार वृद्धि हुई। अपन ने देखा था अधिकतर लोग किसान हैं। उस समय क्या होता है, ओलावृष्टि और सूखे पड़ते हैं। उस काल के अंदर 18वीं सदी के उत्तरार्ध के समय ओलावृष्टि और सूखे के कारण क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। फसल खराब, पहला कारण हो गया फसल खराब। किस कारण हुई? एक तो पड़ा था सूखा और उसके उपरांत सर्दियों में आ गई ओलावृष्टि। और दूसरा कारण हो गया करों का बोझ।
इसके कारण भी समस्या आ गई। एक तो फसल खराब हो गया और करों का भी बोझ हो गया। तो जो सबसे अधिक संख्या में थे किसान वर्ग समुदाय, यहां पर इन किसानों के लिए क्या समस्या उत्पन्न हो गई? जीविका संकट उत्पन्न हो गई। जीविका संकट उत्पन्न हो गई। अब जीविका संकट क्या होता है? वह न्यूनतम स्थिति जिसमें जीवन जीने के मूलभूत अधिकार भी न्यून पड़ जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जीविका संकट। जीवन जीने के मूलभूत चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत चीजें हैं। अगर अपने को ये मूलभूत चीजें भी ना मिले तो अपन इस स्थिति को क्या कहेंगे? जीविका संकट। इस जीविका संकट से क्या उत्पन्न हुआ? करों में तो वृद्धि हो रखी थी। करों में वृद्धि के कारण जो वहां का खाद्यान्न था पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी, यानी वो बहुत महंगी हो गई। पाव रोटी महंगी होने के कारण क्या हो गया? पाव रोटी महंगी कारण होने के कारण दो वर्ग के व्यक्ति आए। एक वो वर्ग आया जो उस पाव रोटी को महंगी हो गई, खरीदने की क्षमता से बाहर हो गई, तो क्या करने लगेंगे लोग? उसको छीन कर खाने, लूटपाट करने लगेंगे, जिसे अपन ने नाम दिया खाद्य दंगे। तो एक वर्ग तो वो था जो खाद्य दंगे करके पाव रोटी खाने लगा। दूसरा वर्ग कौन सा था? ये दूसरा वर्ग था जो कमजोर वर्ग था, ये पाव रोटी छीनकर खा नहीं सकता था। अब जब ये पाव रोटी छीनकर नहीं खा सकता था तो इसमें क्या होने लगी? महामारी उत्पन्न होने लगी। महामारी उत्पन्न होने लगी। और इस महामारी से और खाद्य दंगे से उस समय जो तात्कालीन फ्रांसीसी समाज था या 18वीं सदी के उत्तरार्ध का फ्रांसीसी समाज था, उसमें मृत्यु दर भी बढ़ गई। मृत्यु दर बढ़ गई। तो ये उस समय का 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज था। और इन सभी के कारण फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। कल अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, उसका तात्कालीन कारण क्या रहा था और कहां से लेकर क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। ये अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।